बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमडी कैट फिज़िक्स की एक एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास पेपर्स में आने वाले एमडी कैट फिज़िक्स के तमाम एमसीक्यूज़ और उनके सॉल्यूशन। तो आज हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का सबसे पहला लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ईटीए 2022 में आने वाले तमाम एमसीक्यूज़ और उनके सॉल्यूशन फ़िज़िक्स पोर्शन के। अब यहाँ पे सिर्फ हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि काफ़ी सारे ऐसे ट्रिक्स होंगे, टिप्स आएंगी जो कि एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला एमसीक्यू। अब इस एमसीक्यूज़ में हमसे वो कह रहे हैं कि अ बॉडी कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, रिटर्न्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट बाय कवरिंग 10 मीटर टूवर्ड्स साउथ, इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़। तो हमसे टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पे ना गाइस, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ना आप इसके ऑप्शंस को देखो। तो यहाँ पे हमारे पास में दो ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे आंसर सिमिलर आ रहा है, यानी कि सी और डी ऑप्शन। तो जब भी आपके पास में कोई इस तरह का एमसीक्यूज़ आए जिसमें सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, तो 99% चांसेस होता है कि आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो उनमें से ही बनेगा, जो सिमिलर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर हम गैस आउट करें इसको, तो बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर हम डेल्टा ऑप्शन की बात करें तो वहाँ पे 0 मीटर है, जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन नहीं है वहाँ पे। तो इसका मतलब कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा चार्ली। तो जिसमें मैग्नीट्यूड भी है 0 मीटर और डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये एमसीक्यूज़ जिसको आप बिना किसी फार्मूले के सिर्फ अपनी बेसिक नॉलेज को यूज़ करके सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने तो चलते हैं वापस स्टेटमेंट की तरफ। तो ये हमारे पास में डायरेक्शन है, जिसमें कहते हैं एक बॉडी 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड अगेन वो इनिशियल पॉइंट की तरफ वापस आती है 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद टुवर्ड्स साउथ। अब देखो यहाँ पे ना दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो 10 मीटर जाने का डिस्टेंस और 10 मीटर वापस आने का। तो अगर हम इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाएं तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज़ीरो होता है, और इसमें जो डायरेक्शन है वो बनेगी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये हमारा एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट हमारे पास में सेकंड एमसीक्यूज़ है, जिसमें कहता है द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम इज़ नॉन एज। तो अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो उसको क्या कहते हैं? तो बेसिकली ये हमारे पास में सिंपल सी एक डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी की। द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज़ कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो हमारा बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पर, चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड एमसीक्यूज़ है। इसमें कहता है कि इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमने ये बताना है कि फ़र्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है। अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो हो तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यानी बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगा। तो हम कह सकते हैं अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो बॉडी में जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, नेट फोर्स एब्सेंट है, तो हमारे पास में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, जिसमें वो डिस्कस करता है लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइज। लॉ ऑफ इनर्शिया किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये हमने बताना है इसके अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है इससे पहले वाले एमसीक्यूज़ के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग हमने कहा था कि अगर बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स ज़ीरो हो तो हमारी जो बॉडी है या तो वह रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो ये कंडीशन आपको याद होगी, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड चैप्टर में कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये सेटिस्फाई करता है फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को, जिसके अकॉर्डिंग किसी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है
वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो इसका अल्फ़ा ऑप्शन क्या बनेगा? राइट। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 5 है। इसमें कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज़ लॉन्च, इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट। तो जब आप एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हो तो उसकी वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होती है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें एक प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो ये कुछ इस तरह का मोशन होता है। ये बेसिकली ओब्लीक प्रोजेक्टाइल है जिसमें बॉडी ग्राउंड टू ग्राउंड वापस आता है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ से हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं वो पॉइंट हमारे पास में कहलाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जहाँ पर बॉडी ड्रॉप होता है वो कहलाता है लैंडिंग पॉइंट। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को गौर से देखो तो यहाँ पर ना हमारी जो बॉल है उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं जो कि ब्लू कलर से दिखा रखे हैं। एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि थोड़ा लाइट ब्लू है, और एक है वर्टिकल कंपोनेंट जो कि डार्क ब्लू से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और लैंडिंग पॉइंट पर वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास में जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी जो कि रेड से दिखा रखी है, उसका मैग्नीट्यूड होता है VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे ना ये दोनों जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास में जो बॉडी की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी अपनी मूव करती है हाईएस्ट पॉइंट की तरफ, तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने के बाद बॉडी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो अगर वहाँ पर देखो तो बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर ना तो ऊपर जा रही है और ना ही नीचे मूव कर रही है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो वहाँ पर वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी, तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा। एमसीक्यूज नंबर 6 में हमसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी चीज़ क्वांटिटी जो है वो वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जो कि वेक्टर्स हैं, तो गिवन ऑप्शन में हमारे पास में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इम्पल्स जो कि चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ मोमेंटम जो कि प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड टाइम का, ये भी हमारे पास में एक वेक्टर होता है। डेल्टा ऑप्शन में मोमेंटम है जो कि मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो ये भी वेक्टर होता है। बट हमारे पास में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये हमारे पास में प्रोडक्ट होता है मैस और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड मैस ये दोनों स्केलर्स हैं, तो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी एक स्केलर बनेगा। तो हमारा चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 7 है। इसमें कहते हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने ये बताना है कि अगर हमारी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा अगर वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो ग्राफ हमारे पास में है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये कुछ इस तरह से बनेगा कि जब हमारी बॉडी रेस्ट से चलना शुरू करती है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है। तो हमारी जो ग्राफ है वो सेंट्रल पॉइंट से पास करेगा, यानी कि ओरिजिन में से पास करेगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर डेल्टा बन जाएगा। और क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो हमारा जो ग्राफ है वो एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 8 है जिसमें कहता है कि अ प्रोजेक्टाइल इज़ थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट्स रेंज इज़ R1। Another projectile is thrown at an angle of 45 degree with vertical and its range is R2. The relation between R1 and R2 is, तो हमसे पूछ रहा है कि R1 और R2 में क्या रिलेशनशिप बनेगा यहाँ पे। तो अगर इसको ना डायग्राम से ज़रा समझें तो ये हमारे पास में फर्स्ट प्रोजेक्टाइल है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, एंड ये हमारे पास में सेकंड प्रोजेक्टाइल जो है वो वर्टिकल के साथ एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें ना सेकंड प्रोजेक्टाइल का अगर वर्टिकल के साथ 45 का एंगल है तो हमारे पास में जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ उसका जो एंगल बनेगा जिसको मैं θ2 का नाम दे रहा हूँ वो भी 45 बनेगा। अब देखिए, अगर प्रोजेक्टाइल 1 की बात करें या प्रोजेक्टाइल 2 की बात करें तो दोनों का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है विद हॉरिजॉन्टल ये 45 बन रहा है। तो अगर दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है
तो हमारे पास में दोनों की जो रेंज है वो भी सेम रहेगी, यानी कि R1 जो है वो बराबर होगा R2 के। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली बनेगा। अब इसमें एक छोटा सा हिंट जो है वो भी माइंड में रखिएगा कि जब हम दो प्रोजेक्टाइल्स को थ्रो करें विद सेम इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, तो अगर उन एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल्स पर रेंज जो है वो हमेशा सेम आती है। तो अब देखो, अगर दोनों के हॉरिजॉन्टल एंगल्स को सम करें θ1 + θ2 तो 45 + 45 90 बनेगा। तो हमारी जो रेंज है वो सेम रहेगी, यानी कि चार्ली जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास में है टॉपिक नंबर 2, वर्क एनर्जी का एक एमसीक्यूज़ है, जिसमें कहते हैं कि साइकिलिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। एक साइकिलिस्ट है जो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद में स्टॉप हो जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द अपोजिंग फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज़ 2000 न्यूटन। तो यहाँ पर एक अपोजिंग फोर्स लग रही है जो कि 200 न्यूटन है, सॉरी। तो हमने ये बताना है कि हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द साइकिल, तो कितना वर्क होगा साइकिल के ऊपर बाय द रोड। ऐसे स्टूडेंट्स, इसको भी ना सॉल्व करने से पहले अगर आप इसकी ऑप्शंस को देखो तो फिर हमारे पास में वही पहले वाला केस, बीटा और चार्ली, दो ऐसे ऑप्शन हैं जो यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ज़रा गौर से देखो तो उसमें कह रहा है अपोजिंग फोर्स है। तो हम जानते हैं जब भी अपोजिंग फोर्स होती है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। तो आई कैन गेस कि इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास में वो बनेगा बीटा, यानी कि -2000 जॉल। फर्दर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अब हम जानते हैं वर्क डन, अगर जो फोर्स है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो जो एंगल है वो हमेशा 180 डिग्री का बनता है। एंड वर्क का फार्मूला होता है FD cos ऑफ थीटा। तो F की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 200, D की वैल्यू 10 मीटर और cos ऑफ 180 डिग्री। एंड हम जानते हैं cos ऑफ 180 हमेशा -1 के बराबर होता है। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा -2000 जॉल, जो कि बीटा ऑप्शन बनता है। इट इज़ अ राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 10 है, द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। तो ये हमारे पास में जनरल इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। तो इसमें हमारे पास में जो भी टाइप ऑफ एनर्जी हो एंड वर्क, इनके यूनिट्स हमेशा सेम होते हैं, जो कि जाउल के बराबर होता है। तो हमारा डेल्टा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 11 है, द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इज़। काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फार्मूला जो है वो करेक्ट है। तो अल्फ़ा ऑप्शन में है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P/2m। तो ये रॉन्ग है। अगर हमारे पास में होता काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू P² डिवाइडेड बाय 2m, तो अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट बनता। अगर हम बात करें ना काइनेटिक एनर्जी के बेसिक फार्मूले की, तो वो होता है 1/2mv²। अब यहाँ पे एक बेसिक सा पॉइंट है जो आपने नोट करना है, जो आपने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो A.A ये हमेशा उसके स्क्वायर के बराबर आता है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर हमारे पास में A का स्क्वायर है तो हम इसको A.A लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास में V का स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं V.V, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो हमारा फार्मूला बनेगा 1/2m V.V, क्योंकि ये वापस हमारे पास में वही ऑप्शन में आ जाएगा। तो हमारा बीटा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। अल्फ़ा भी करेक्ट होता अगर वहाँ पे मोमेंटम का स्क्वायर होता तो। बाकी सी और डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वो नहीं बनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 12 है कि व्हेन 5 टाइम्स ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी देन इट्स वेलोसिटी इज़ इक्वल टू। तो मोमेंटम का 5 टाइम जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब कंडीशन हमारे पास में है तो यहाँ पे बस फार्मूलाज को रिप्लेस करना है और सॉल्व आउट करना है। तो मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी 1/2mv²। अब यहाँ पे हमारे पास में जो 2 है वो 5 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा और एक v से एक v कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास में बनेगा v इज़ इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा बीटा। अब इसमें ना एक चीज़ और भी रिमेंबर रखिएगा माइंड में कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी
ये हमेशा बराबर होते हैं अगर हमारी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड हो। तो सेम इसी तरह से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट याद है तो आप इसको बिना सॉल्व किए भी हल कर सकते हैं इस एमसीक्यूज़ को, कि अगर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के 5 टाइम्स ग्रेटर है तो जो बॉडी की वेलोसिटी है वो भी 5 टाइम ग्रेटर हो जाएगी। तो दोनों बराबर होते हैं 2 मीटर पर सेकंड के ऊपर, और 5 टाइम ज़्यादा हो गया तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा 5/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो बीटा जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 13 है, व्हेन एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ डबल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकम्स। अब स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है AC=v² डिवाइडेड बाय r। अब v यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है, अगर इसको हम रिप्लेस करेंगे r ओमेगा से तो हमारा फाइनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो बनेगा r ओमेगा²। अब यहाँ से AC का ओमेगा के साथ, ओमेगा² के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एंगुलर स्पीड को डबल करेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 2 का स्क्वायर टाइम यानी कि 4 टाइम इंक्रीज़ करेगा। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट बन जाए। एमसीक्यू नंबर 14 में कहता है द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज़ 24 मीटर पर सेकेंड। एक स्ट्रिंग है जिसमें स्पीड ऑफ वेव जो है वो 24 है। अगर स्ट्रिंग जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, टू व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसीज विल इट रेजोनेट, तो उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमारे पास में ये क्वेश्चन बन रहा है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग का। अगर हम एक स्ट्रिंग को इस तरह से दो साइड से क्लैम्प कर दें और जब उसको वाइब्रेट करवाते हैं तो उसमें ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं। तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि फ़र्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी F1, इसका रिलेशनशिप होता है V/2L। तो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में वेलोसिटी जो है वो 24 है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारे पास में 6 मीटर है। तो जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो फर्स्ट मोड की जो फ्रीक्वेंसी है F1 वो आएगा 2 हर्ट्ज़। तो बाकी इसके बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो हमेशा 2 से ग्रेटर होंगी। तो यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन बन सकता है एमसीक्यूज़ में से वो बीटा करेक्ट होगा, क्योंकि पहला 2 है फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके ऑन चलता रहेगा। तो बीटा इज़ द राइट वन। तो इसमें ये होता है बेसिकली कि जितनी भी हमारी स्टेशनरी वेव्स होती हैं ना एक स्ट्रिंग के अंदर, वो F1 का मल्टीपल होती हैं। जैसे फर्स्ट मोड F1 है, सेकंड मोड उसका डबल होगा, थर्ड मोड उसका 3 टाइम होगा। तो इस तरह से बनता रहेगा। तो फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है, सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी अगर आप लगाओगे 2 F1 से तो ये बनेगा 4 हर्ट्ज़, और थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 6 हर्ट्ज़ एंड सो ऑन। तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 15 हमारे पास में जस्ट एक डेफिनेशन है, द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड कॉज बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ आइदर द सोर्स ऑफ साउंड आर लिसनर आर बोथ इज कॉल्ड। तो इसमें कहता है कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ साउंड सोर्स, लिसनर या दोनों की वजह से, उसको क्या कहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास में डेफिनेशन है डॉपलर्स इफ़ेक्ट की, जो कि आपने टॉपिक पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट। अब हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 16 है, द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज़ v, इट्स टाइम पीरियड इज़ t एंड फ्रीक्वेंसी इज़ f। द करेक्ट इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी इज़। तो हमें यहाँ पे जस्ट फ्रीक्वेंसी का जस्ट ट्रू फार्मूला बताना है, करेक्ट इक्वेशन बतानी है। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो F=1 ओवर टी, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 17 है। अब ये हमारे पास में थोड़ा कमाल के एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें कहता है द एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट अ डिस्प्लेसमेंट x इज़ पार्शली काइनेटिक एंड पार्शली पोटेंशियल। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट अबाउट द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो हमने ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। तो अगर हम देखें ना, जैसे लेट से एक हमारे पास में मैस स्प्रिंग सिस्टम है। अब इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। एक होता है इसका बिल्कुल मिड पॉइंट जो कि मीन पोजीशन होती है, एक होती है अपर एक्सट्रीम और एक होता है लोअर एक्सट्रीम।
तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ना इसकी एनर्जी के बारे में कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो इनके बेसिक फार्मूलाज हमें याद होना चाहिए। तो काइनेटिक का फार्मूला होता है हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स नॉट जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है और एक्स उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। और पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/2 के एक्स का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे इसको ना सॉल्व आउट करें फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, तो हम जानते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है, एक्स नॉट के इक्वल होगा। तो अगर इसी चीज़ को हम रिप्लेस करें काइनेटिक के फार्मूले में, तो एक्स नॉट के स्क्वायर से एक्स नॉट का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारी बन जाएगी मैक्सिमम। एंड अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं फॉर मीन पोजीशन के लिए, तो मीन पोजीशन पर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का 0 होता है, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x को 0 लिखूँगा तो पोटेंशियल हो जाएगा 0 एंड काइनेटिक का आंसर आएगा मैक्सिमम। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये दो ऑप्शन है, इनको हमने नोट रखना है, माइंड में रखना है। तो इसके हिसाब से आप देख लो कौन सा ऑप्शन राइट बनता है। तो अल्फ़ा ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है द बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर मिनिमम एट मीन, ये रॉन्ग है। पोटेंशियल इज़ मैक्सिमम एट मीन, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी। नेक्स्ट हमारे पास में MCQ नंबर 18 है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विद मास m इज़ t व्हेन द pendulum's mass is replaced by another ball of mass 3 times the older mass such that length of the bob is not changed, then its new time period will be। तो इसमें एक सिंपल पेंडुलम की अगर हम बॉल को रिप्लेस कर दें जिसका मैस 3 गुना ज़्यादा है पहले मैस से, लेकिन उसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर रहे, वो बिल्कुल सेम है, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें तो इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t = 2πL/g। तो अगर हम देखें तो ये डिपेंड किस पे करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर और वैल्यू ऑफ द g के ऊपर। तो ये मैस पर तो डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर ये मैस पर डिपेंड नहीं करता तो हम कहेंगे मैस को चाहे आप इंक्रीज़ करो चाहे डिक्रीज़ करो, टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा। तो अल्फ़ा हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास में MCQ नंबर 19 है थर्मोडायनेमिक्स का। कहते हैं 2 बॉडीज़ A एंड B ऑफ टेम्परेचर्स TA जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है एंड TB जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, विच वन इज़ द फॉलोइंग पॉसिबल एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो कहते हैं जब थर्मल इक्विलिब्रियम होगा तो कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना सबसे पहली जो चीज़ हमें समझनी है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास में एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर दोनों बॉडीज़ सेम टेम्परेचर एक्वायर कर लेती हैं। यानी कि अगर एक बॉडी A है दूसरी B है तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो जब सेम हो रहेगा तो हम कहते हैं कि वो थर्मली इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुँच चुकी हैं। तो अगर हम अपने गिवन ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे चार्ली ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन। तो हमारे पास में ना MCQ नंबर 20 है जिसमें कहता है इन एन आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या चीज़ होती है कि वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होता है टू द एनवायरनमेंट या नहीं होता, वहाँ पर मैस का ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता, या इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा। तो अगर हम बात करें ना एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, उसका इफ़ेक्ट स्टडी करते हैं। जैसे कि एक गैस है, अगर आप इसको कंटेनर में क्लोज़ कर लो और इसको हीटअप करना शुरू कर दो तो आप देखोगे इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, इसका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। तो इसको हम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम का नाम देते हैं। अब इसकी हमारे पास में 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, सेकंड होता है क्लोज सिस्टम और थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम हमारे पास में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम से सराउंडिंग के साथ। सेकंड हमारे पास में होता है क्लोज सिस्टम। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है लेकिन वहाँ पर मैटर का एक्सचेंज अकर नहीं करता। और आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो
मैटर एक्सचेंज होता है और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो अगर ये चीज़ें हम माइंड में रखें और अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारा बीटा ऑप्शन जो है वो राइट बनेगा यहाँ पे। नाइदर हीट नॉर एनी mass आर ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट। हमारे पास में MCQ नंबर 21 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। इसमें कहते हैं टू चार्जेस वन ऑफ विच इज़ Q1 जो कि 3 माइक्रोकूलम है एंड सेकंड वन इज़ Q2 जो कि -1 माइक्रोकूलम है, आर सेपरेटेड बाय 100 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ ज़ीरो एट अ पॉइंट। तो हमें ये बताना है कि किस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है। तो इसको ना सॉल्व करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उसको माइंड में रखिए। छोटा सा ना क्विक रिव्यू इसका अगर देखें यहाँ पे, तो जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता कब है। तो अगर हमारे पास में दो अपोजिट चार्जेस हों, जैसे Q1 पॉजिटिव है, Q2 यहाँ पर नेगेटिव है, अगर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बिल्कुल इनका मिड पॉइंट बनेगा। जैसे कि अगर इनके दरमियान डिस्टेंस होता 100 सेंटीमीटर तो इनका मिड पॉइंट बनेगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर हमारे पास में वो पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो होता है। तो अगर हमारे पास में इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अनइक्वल है, तो जो ज़ीरो पोटेंशियल पॉइंट है वो हमेशा स्मॉलर चार्ज की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि स्मॉलर के पास होगा और जो बड़ा चार्ज है वो हमेशा उससे दूर चला जाएगा। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो वहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2। अब Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो है 1 माइक्रोकूलम जो कि स्मॉलर है, तो ये हमारा ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। सेकंड MCQ है 75 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2। तो Q2 से 75 बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है 100 के लिहाज से, तो ये पॉसिबल नहीं बन सकता। 50 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1, ये बिल्कुल उसका मिड पॉइंट बन रहा है। अब क्योंकि चार्जेस हमारे पास में तकरीबन अपोजिट हैं और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका मिड पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है, ये भी रॉन्ग है। अब डेल्टा ऑप्शन है 33.3 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। तो Q1 से अगर 33 पर हम पॉइंट अपना कंसीडर करें तो Q2 से वो फिर भी हमारे पास में ऑलमोस्ट 66 या 67 अराउंड अबाउट बनेगा। तो Q2 क्योंकि स्मॉलर चार्ज है तो उससे 67 ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर अल्फ़ा बन सकता है। तो अब इसको हम सॉल्व आउट कैसे करेंगे, अगर इसको प्रॉपर्ली आपने सॉल्व करना है तो वैसे अल्फ़ा ऑप्शन है लॉजिकली। तो इसमें यह है कि अगर दोनों का हम देखें पोटेंशियल, तो ज़ीरो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों का पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ये बराबर होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q2। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाय R। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड से K कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हम Q2 को इस साइड पर शिफ्ट कर दें तो बनेगा Q1 डिवाइडेड बाय Q2, और R1 चला जाएगा दूसरी साइड पर तो बनेगा R1 डिवाइडेड बाय R2। अब यहाँ पे हमारे पास में अगर हम डायग्राम को देखें यहाँ पर, तो R1 जो डिस्टेंस है वो टोटल में से अगर हम R2 को माइनस कर दें तो वो R1 का डिस्टेंस आ जाता है। अब यहाँ से अगर आप R2 को दोनों के साथ डिवाइड कर लो तो ये हमारे पास में बनेगा 3 = D/R2, और माइनस R2 से R2 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास में बनेगा 3 = D/R2 माइनस R1। तो यहाँ पे जो माइनस का R1 है वो दूसरी तरफ शिफ्ट होकर बन जाएगा +1, तो ये बन जाएगा 4 के इक्वल। तो अगर हम R2 को यहाँ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दें तो 4 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास में बनेगा R2 = D/4। अब D हमारे पास में जो है वो सेपरेशन है 100 सेंटीमीटर, तो 100/4 इसका आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि R2 जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में Q2 से है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बनेगा 25 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2 मीन्स के अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास में MCQ नंबर 22 है जिसमें कहता है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ गिवन बाय। तो इसका करेक्ट फार्मूला क्या होता है ये बताना है हमने। तो हमारे पास में कैपेसिटर में स्टोर होने वाली जो एनर्जी है इसके बेसिक फार्मूला होता है 1/2 चार्ज इंटू पोटेंशियल QV। अब यहाँ पे कैपेसिटर के लिए हम जानते हैं कि Q जो है वो हमेशा CV के बराबर होता है।
तो अगर इसको ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो फार्मूला बनेगा u इज़ इक्वल्स टू 1/2 CV²। एंड इसी तरह से अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो v का फार्मूला बनता है q/c। तो जब उसको फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो फार्मूला बनेगा u इज़ इक्वल्स टू 1/2 Q² डिवाइडेड बाय c। तो ये हमारे पास में तीन फार्मूलाज हैं जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जो हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है वो है बीटा ऑप्शन, तो बी इज़ द राइट। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 23 है। इसमें कहता है कि अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज़ मेड व्हेन। अब पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट हमारे पास में एक ऐसा सर्किट होता है जिसके ज़रिए हम पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से या अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। तो इसकी सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होती है कि जिसमें दो हमारे पास में फ़िक्स पॉइंट्स होते हैं ए और बी, जिनके दरमियान एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है जिसको कैपिटल आर से लिखा जाता है। और इसके साथ हमारे पास में एक स्लाइडिंग टर्मिनल होता है सी, जो कि ए से बी तक ईज़िली स्लाइड कर सकता है। तो अगर हम पॉइंट सी को मूव करवाते हैं एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक, तो इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होती रहेगी। अगर आप सी को ए से दूर लेके जा रहे हो तो बी के पास आता जाएगा, तो जितना उसके करीब आएगा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो उतनी कम होती रहेगी, और वो ए से जितना दूर जाता जाएगा उसकी जो रेजिस्टेंस है वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो इस तरह से रेजिस्टेंस के चेंज होने से हमारा जो पोटेंशियल है वो भी डिवाइड होता रहेगा यहाँ पर, तो ये एक पोटेंशियल डिवाइडर बन जाता है। और अगर हमने दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिवाइडर बताना है कि कब बनता है, तो हम लिखेंगे जब रेजिस्टेंस को डिवाइड किया जाता है तो पोटेंशियल जो है वो डिवाइडर बनता है। तो अगर आप दो पॉइंट्स का पोटेंशियल निकालना चाहते हो, जैसे अगर आपको ए और सी का पोटेंशियल निकालना है, तो लेट्स से कि ए और सी की जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर के इक्वल है, तो आप लिखोगे दो पॉइंट्स की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल पोटेंशियल। तो ये इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल डिवाइडर के लिए। तो यहाँ पे बस हमने ये बताना है कि पोटेंशियल डिवाइडर बनता कब है, तो जब हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइड होती है। तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। तो एमसीक्यू नंबर 24 हमारे पास में है, जिसमें कहता है कि इन अ कंडक्टिंग वायर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू प्रोटॉन, आयंस, होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये भी जनरल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मेटल या कंडक्टर्स के पास हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर्स में करंट को फ्लो करवाने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो हमारा जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो वहाँ पर हमारे पास में आयंस होते हैं जो कि करंट को फ्लो करवाते हैं। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो वहाँ पर हमारे पास में होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड अगर हम बात करें गैसेस की, तो वहाँ पे हमारे पास में जो करंट कैरियर्स हैं वो आयंस एंड होल्स होते हैं। तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगा। एमसीक्यू नंबर 25 में कहता है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इज़ कैलकुलेटेड कमर्शियली इन। तो हमारे घरों में जो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो किस तरह से कैलकुलेट करी जाती है, तो इसको हम हमेशा किलोवाट आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो 1 किलोवाट आवर जो है वो बराबर होता है 3.6 मेगा जाउल के। तो ये हमारा कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है जो यूज़ किया जाता है। तो इसका जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट बन जाएगा। एमसीक्यू नंबर 26 में कहता है टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स A and B of powers 500 watt and 2000 watts respectively are connected to 240 volt main supply. The ratio of current passing through bulb A to the current passing through bulb B is given by। तो हमने ये बताना है कि अगर दो बल्ब्स को हम 240 वोल्ट्स के साथ अटैच कर दें तो उनमें से पास आउट होने वाले करंट की रेशो क्या होगी। अब यहाँ पे ना बेसिकली पावर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे P इज़ इक्वल्स टू IV। अब क्योंकि दोनों बल्ब्स के लिए वोल्टेज की वैल्यू सेम है, तो 240 वोल्ट है, तो पावर का करंट के साथ जो है वो डायरेक्ट लिंक बनता है। तो अगर यहाँ से हम इसका रेशो फार्मूला जनरेट करें तो बनेगा करंट ऑफ बल्ब A डिवाइडेड बाय करंट ऑफ बल्ब B इज़ इक्वल्स टू पावर ऑफ A डिवाइडेड बाय पावर ऑफ B। तो बल्ब A की जो इलेक्ट्रिक पावर है वो है 500
और b की जो पावर है वो है 2000। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो बनेगा 5/20, और 5/20 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/4। तो बीटा ऑप्शन हमारा जो है वो राइट होगा। MCQ नंबर 27 हमारे पास में है, अ कंडक्टर हैज़ अ लेंथ इक्वल्स टू पाई मीटर्स एंड रेडियस आर मीटर्स, इट्स रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू। तो हमने ये बताना है कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ जो है वो पाई मीटर्स हो और रेडियस आर मीटर्स हो तो रेजिस्टेंस क्या बनेगी। अब हमारे पास में रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो होता है R इज़ इक्वल्स टू रॉ L/A। तो अब यहाँ पे क्योंकि रेडियस में हमें बात कर रहा है वो, तो एरिया जो है उसका फार्मूला होता है पाई R²। तो ये इसका रिलेशनशिप आ जाएगा। अब गिवन हमारे पास में ये है कि कंडक्टर की जो लेंथ है वो पाई मीटर्स के बराबर है और उसका जो रेडियस है वो हमारे पास में आर मीटर्स के इक्वल है। तो अगर इस वाली वैल्यू को हम रिप्लेस करें अपने फार्मूले के अंदर तो हमारे पास में बनेगा R इज़ इक्वल्स टू रॉ लेंथ की जगह पर पाई एंड डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर। तो जब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास में बनेगा पाई रॉ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो जो रेशो में आर का स्क्वायर है जब उसको हम शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो वो -2 बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में MCQ नंबर 28 है, व्हेन टू कंडक्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर आर अटैच इन सीरीज़ टू द एक्सटर्नल सर्किट। तो दो कंडक्टर्स को हमने अटैच किया है सीरीज़ के अंदर, देयर नेट रेजिस्टेंस इज़ गिवन बाय। तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इसमें सिंपली हमारे पास में सीरीज़ कॉम्बिनेशन की जब हम बात करते हैं तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है n रेजिस्टर्स की, उन सबको हम सिंपली ऐड अप कर देते हैं। तो अगर हमारे पास में 2 रेजिस्टर्स हैं तो R + R ये 2R के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा। अब इसका ना एक छोटा सा ट्रिक भी है जिसको हमने याद रखना है कि अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स हों जो कि सीरीज़ में लगाए जाते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो n का मल्टीपल होती है, यानी कि n टाइम्स ऑफ R होगी। तो अगर 2 रेजिस्टर्स हैं तो 2R के इक्वल आ जाएगा, और अगर 10 होते हैं तो 10R बन जाता। MCQ नंबर 29 में कहता है, अ कंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस R इफ़ इट्स लेंथ इज़ stretched to twice the actual value and its radius is reduced to 1/3 of its original value, then new resistance will be। तो एक वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, उसकी लेंथ को डबल कर दिया स्ट्रेच करने के बाद, और उसका जो रेडियस है इसको 1/3 कर दिया है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी हमने ये बताना है। अब इसमें ना सिंपली हमारे पास में रेजिस्टेंस का फार्मूला जो हमने पहले भी यूज़ किया है ρ L/A। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका वो बन जाएगा पाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट लिंक है। अगर हम लेंथ को डबल करेंगे ट्वाइस करेंगे तो रेजिस्टेंस 2 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी, और अगर रेडियस के साथ देखें तो उसके साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर जो रेडियस है वो रिड्यूस हो रहा है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर बनेगा 1/9। तो जो रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। तो लेंथ के 1/3 डबल होने से रेजिस्टेंस डबल, और रेडियस के 1/3 होने से जो रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम इंक्रीज़ करती है। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑलमोस्ट ये 18 टाइम इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर इसको सॉल्व आउट कर लें प्रॉपर्ली तो हमारे पास में लेंथ की वैल्यू डबल है और रेडियस R प्राइम यानी कि 1/3 है। तो इसको अगर हम फार्मूले में रिप्लेस करें तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ρ इंटू 2L डिवाइडेड बाई पाई R/3 होल का स्क्वायर। तो R/3 का स्क्वायर बन जाएगा R²/9। अब यहाँ पे जो 9 है जब उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 ये बन जाएगा 18, और बाकी फैक्टर वैसे का वैसा ρ L/πr² जो कि R के बराबर है। तो हमारी जो रेजिस्टेंस है वो 18R हो जाएगी। तो C हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 30 में हमसे कहता है कि व्हेन अ न्यूट्रॉन एंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद वेलोसिटी v, इट्स एक्सेलरेशन इज़ गिवन बाय। अब यहाँ पे ना हमारे पास में अगर हम बात करें किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाली मैग्नेटिक फ़ोर्स का, तो उसका फार्मूला होता है F इज़ इक्वल्स टू QVB साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे हमसे बात हो रही है न्यूट्रॉन की, और हम सब जानते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, यानी न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो ज़ीरो होता है। अगर चार्ज को ज़ीरो पुट करें तो हमारी जो चार्ज पर लगने वाली फ़ोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी।
और ज़ाहिर बात है बाय न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन अगर फोर्स ज़ीरो है तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो न्यूट्रॉन का जो एक्सेलरेशन हमारे पास में है वो भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा बाय न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। तो इसका अल्फ़ा ऑप्शन हमारे पास में राइट होगा। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 31 है, वो भी कुछ इसी टाइप का है। अ चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल टू द फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज़ गिवन बाय। तो एक चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसका फार्मूला हमारे पास में F इज़ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा है। अब क्योंकि चार्ज फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री। और हम सब जानते हैं साइन 180 ये हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो सी जो है वो राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 32 है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट बताना है, तो सबसे पहले तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है B.A यानी कि BA कॉज ऑफ थीटा। तो B हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है और A हमारे पास में सरफेस एरिया है। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स की तो ये होता है टेस्ला, जो कि फर्दर इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर के। एंड यूनिट्स ऑफ ए ये होता है मीटर स्क्वायर एरिया का। तो अगर इन दोनों को हम रिप्लेस करें फार्मूले के अंदर तो हमारे पास में जो फ्लक्स का यूनिट बनेगा वो बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर। तो हमारा जो अल्फ़ा ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट बनेगा। एमसीक्यू नंबर 33 हमारे पास में है, ये जनरल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारे पास में हमेशा इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी कि एक्चुअल में वो फील्ड हमें दिखाई नहीं देता, जस्ट हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड को दिखाने के लिए। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास में रियल होता है। तो इमेजिनरी फील्ड लाइंस जो कि एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं उनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का नाम दिया जाता है। तो अल्फ़ा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट बनेगा। एमसीक्यू नंबर 34 है, व्हाट इज़ द इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ऑफ फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी है। तो अगर यहाँ से बात करें ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो हमारे पास में ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। स्टेप अप यानी कि इंक्रीज़ करेगा, और अगर हमारा एसी वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहा है तो ये एसी करंट को डिक्रीज़ कर देगा। तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इसका अल्फ़ा ऑप्शन भी हमारे पास में राइट है कि ये एसी वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है। बीटा भी बिल्कुल ठीक है कि ये गिवन करंट को डिक्रीज़ करता है। सी ऑप्शन कहता है हीट इज़ नेवर प्रोड्यूस इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि जब भी ट्रांसफार्मर की वर्किंग होती है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है, कुछ ना कुछ वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वर्किंग की वजह से। तो सी जो है वो इनअप्रोप्रिएट है। डेल्टा ऑप्शन है कि इट्स इनपुट एनर्जी इज़ ऑलवेज़ लेस दैन आउटपुट एनर्जी। तो रियल केस की अगर हम बात करें तो इनपुट हमेशा ज़्यादा होती है और आउटपुट हमेशा कम होती है। तो इसमें ये जो डिफरेंस आता है वो हीट लॉस की फॉर्म में होता है, जो कि कॉइल्स की रेजिस्टेंस की वजह से होती है, और उस हीट का फार्मूला होता है H=I²RT। तो हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पर वो इनअप्रोप्रिएट है, जो कि ठीक नहीं है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। एमसीक्यू नंबर 35 हमारे पास में है कि एन आइडियल एसी जनरेटर हैज़ इक्वल इनपुट एंड आउटपुट, इट्स हीट डिसिपेशन विल बी। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर आइडियल केस की बात कर रहा है तो आइडियल केस के लिए हमारे पास में कोई हीट लॉस नहीं होता। तो वहाँ पे जो हीट डिसिपेशन है वो हमेशा ज़ीरो होगी। जितनी आप उसको इनपुट में पावर दोगे उतनी ही आपको आउटपुट में मिल जाएगी। तो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 36 है कि एसी जनरेटर स्टॉप्स सडनली। एसी जनरेटर वो कब स्टॉप हो जाता है कि व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज ओवरकम द बैक ईएमएफ, टार्क ऑफ बैक ईएमएफ एक्सीड द एक्सटर्नल टॉर्क, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल प्रोड्यूसेस हीट, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल डिक्रीजेस। तो इसमें ना एक टर्म आ रही है बैक ईएमएफ। अब ये बैक ईएमएफ होती क्या है, तो इसमें यह है कि जब हमारा जनरेटर जो है वो एक्सटर्नल सर्किट को करंट सप्लाई करता है, तो करंट सप्लाई करने की वजह से वहाँ पे एक अपोजिंग टार्क प्रोड्यूस होता है उसकी कॉइल के अंदर, जो उसके बाहर वाले टार्क को हमेशा अपोज करता है,
उसको काउंटर टार्क का नाम दिया जाता है। और ये जो इफ़ेक्ट है इसको हम कहते हैं बैक मोटर इफ़ेक्ट इन जनरेटर। तो जैसे जैसे हमारे सर्किट से करंट की सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो ये जो काउंटर टार्क होता है इसका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर हमारा जो बैक ईएमएफ का काउंटर टार्क है ये एक्सटर्नल टार्क से ज़्यादा हो जाएगा तो जो जनरेटर है वो वहीं पे शट डाउन हो जाता है, यानी कि वो बंद हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। तो इसका हमारे पास में जो बीटा ऑप्शन है वो करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये इसका राइट ऑप्शन है बीटा। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 37 है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक्स में से लिया गया है। इसमें कहता है कि आउटपुट करंट ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर इज़, उसकी किस फॉर्म का करंट होता है हमें ये बताना है। तो हमें ये पता है कि जब भी रेक्टिफिकेशन होती है तो उसका जो आउटपुट में हमें करंट मिलता है वो हमेशा डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। और डायरेक्ट करंट जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा, या तो पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। तो हमने ये अगर देखें जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट देखें तो इसमें एक सिंगल डायोड यूज़ किया जाता है। इसको अगर हम इनपुट में एसी करंट देंगे जो कि ऊपर वाले ग्राफ में दिखा रखा है तो इसके आउटपुट में हमें एक हाफ का करंट मिलेगा और एक का करंट नहीं मिलेगा, वो ट्रिम हो जाएगा यहाँ से। तो इसका जितना भी आउटपुट में हमें करंट मिलेगा वो सारे का सारा यूनी डायरेक्शनल होगा, यानी कि डीसी होगा। तो इसका जो है वो बीटा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट हमारे पास में है एन ए सी इज़ कन्वर्टेड इनटू डीसी, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड। तो ये सिंपली हमारे पास में डेफिनेशन है रेक्टिफिकेशन की। तो रेक्टिफिकेशन हमारे पास में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी के अंदर। तो ये प्रोसेस रेक्टिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पर सी जो है हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास में एक एमसीक्यूज है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज़। जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी रेजिस्टेंस हाफ वेव रेक्टिफायर से कम होती है, ज़्यादा होती है, या उसके बराबर होती है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो इसमें ना सबसे पहले अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की कि वो डिपेंड किस पे करती है, तो ये हमेशा डिपेंड करती है लोड रेजिस्टेंस के ऊपर जिसके साथ हमने एक्सटर्नली लगा रखा होता है। और उसके अंदर जो डायोड्स लगे होते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करती, यानी कि चाहे आप एक डायोड यूज़ करो चाहे 10 डायोड यूज़ करो, उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस पर वो डिपेंड नहीं करेगी जो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है हमारी। तो इसमें अगर हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर की तो इसमें हमारे पास में एक सिंगल डायोड है और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगी होती है जहाँ से हमें आउटपुट मिलती है। तो अगर यहाँ पे करंट का पाथ देखें तो वो हमारे पास में एक यूनी डायरेक्शनल पाथ है, एक सिंगल पाथ होता है यहाँ पे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम 4 डायोड यूज़ करते हैं और एक हाफ़ के लिए हमारे पास में सिर्फ 2 डायोड्स एक्टिव होते हैं और 2 डायोड जो हैं वो यहाँ पे ऑफ हो जाते हैं, यानी सिंगल टाइम में 2 डायोड वर्क करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम करंट का पाथ देखें दोनों डायोड्स में से तो वो सेम रहेगा, यानी पॉजिटिव से पॉइंट ए तक, फिर ए से करंट डायोड D1 में से गुजरेगा, फिर वो लोड रेजिस्टेंस में से फिर चलते चलते आगे D3 में से पास करेगा और वापस आ जाएगा नेगेटिव के पास। अभी क्योंकि यहाँ पे ना पूरे सर्कल के अंदर या पूरे सर्किट में करंट के पास एक सिंगल पाथ है, सिंगल रास्ते, नहीं सारे जो डायोड्स हैं वो सीरीज़ की तरह वर्क कर रहे हैं। तो सीरीज़ में हम जानते हैं कि करंट डिवाइड नहीं होता, वो दोनों एलिमेंट्स में से सेम करंट पास करता है। तो अगर यहाँ पे करंट सेम पास कर रहा है दोनों एलिमेंट्स में से तो इसका मतलब कि इनकी रेजिस्टेंस करंट को इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो इफ़ेक्ट करेगी तो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारी लोड रेजिस्टेंस है आर। तो अगर दोनों के लिए लोड रेजिस्टेंस हमारे पास में सेम है तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर का और फुल वेव रेक्टिफायर का ये हमेशा बराबर रहता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन वो करेक्ट बनेगा यहाँ पे। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा फुल वेव रेक्टिफायर के रेजिस्टेंस के बराबर होती है, जिसको लोड रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 40 है, यानी कि टॉपिक नंबर 11 से। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हैज़, कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है, तो इसको हमने बताना है वेवलेंथ के लिहाज से। अब यहाँ पे ना हमारे पास में एक हाइपोथेसिस है जिसको हमने नाम दिया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का। उसके अकॉर्डिंग ये था कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट करती है जिसकी जो वेवलेंथ है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/2m काइनेटिक एनर्जी और होल का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ना हमारे पास में अगर हम देखें वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है,
यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास में शॉर्टेस्ट होगी। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बनेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास में है इन पेयर एनिहिलेशन 2 gamma ray photons are created travel in opposite direction not in the same direction because। तो सबसे पहले देखो तो पेयर एनिहिलेशन होता क्या है। तो ये हमारे पास में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास में दो इलेक्ट्रॉन्स जब कंबाइन होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, जब दो चार्ज पार्टिकल्स जैसे एक इलेक्ट्रॉन और एक उसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके कंबाइन होने से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इनकी जब डिस्ट्रक्शन होती है तो यहाँ पे दो फोटॉन्स जनरेट होते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है पेयर एनिहिलेशन। अब इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये अपोजिट इसलिए मूव करते हैं क्योंकि ये मोमेंटम को कंजर्व करना चाहते हैं। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा। MCQ नंबर 42 में कहता है द रेडिएशंस एमिटेड बाय वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइज इन द रीजन ऑफ। तो जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे कि इंसान हैं या बाकी एनिमल्स हैं, तो इनमें से कौन सी रेडिएशंस एमिट होती हैं। तो जब भी हम कोई वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट एमिट होती है, और बेसिकली जो हीट रेडिएशंस होती हैं वो हमेशा इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती हैं। तो हमारे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनसे जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो इंफ्रारेड लाइट होती है जो बेसिकली हीट की फॉर्म में होती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। MCQ नंबर 43 में कहता है इन फिज़िक्स इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन मैटर एंड एंटी मैटर कंबाइन दे फॉर्म। तो ये हमने अभी भी पहले भी MCQs में डिस्कस कर लिया कि जब एक मैटर यानी इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी मैटर जैसे कि पॉजिट्रॉन है, ये दोनों कंबाइन होते हैं तो इनके कंबाइन होने से दो गैमा रे के फोटॉन्स बनते हैं। अब हमें पता है गैमा रे का वो जो फोटॉन है ये एक न्यूट्रल चीज़ होती है। फोटॉन चार्जलेस है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो पार्टिकल्स विद ज़ीरो चार्ज यानी कि अल्फ़ा हमारे पास में इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है MCQ नंबर 44 जिसमें कहता है विच फोटॉन इज़ ट्रैवलिंग विद लार्जेस्ट स्पीड इन वैक्यूम। कौन सा फोटॉन जो है वो लार्जेस्ट स्पीड से मूव करता है। तो हमारे पास में ना जितने भी फोटॉन्स होते हैं एक्चुअल में वो सारे के सारे स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। MCQ नंबर 45 टॉपिक नंबर 12 इसमें कहता है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज़ इज़ RH जो है यहाँ पे एक रेडबर्ग कांस्टेंट है वो हमने बताना है। अब यहाँ पे ना सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन की बात करें तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है यानी कि N से P में जब भी ट्रांजिशन होगी तो वो कोई ना कोई फोटॉन एमिट करेगा जिसकी एक स्पेशल वेवलेंथ होती है। अब ये जो फोटॉन है ना अगर हमने इसकी स्पेक्ट्रल सीरीज़ को कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला होता है 1/λ = RH × 1/p² - 1/n²। तो RH यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट, लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। अब जो P है ये हमारे पास में होता है लोअर एनर्जी लेवल और N हमारे पास में होता है हायर एनर्जी लेवल। तो अगर हम लाइमन सीरीज़ की बात करें तो लाइमन हमारे पास में एक ऐसी सीरीज़ है जिसके लिए P की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। अब क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब एमिट होती है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमारे पास में हमेशा तब एमिट होती है जब N की जो वैल्यू है वो इन्फिनाइट होती है, इन्फिनिटी होती है। तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ट्रांजिशन करेगा लोअर शेल के अंदर तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वहाँ से एमिट होती है। तो अगर इसी वैल्यू को हम वहाँ पे रिप्लेस करें फार्मूले में तो 1/∞ का स्क्वायर 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा 1/p का स्क्वायर। तो p की वैल्यू 1 है तो 1/1 तो बचेगा RH। और इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये बन जाएगा λ = 1/RH। इनके बीटा ऑप्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट बन जाएगा। तो ये तो था सिर्फ लाइमन सीरीज़ के लिए, क्योंकि इसके लिए सिंपल वैल्यू है तो ये इजीली सॉल्व हो जाती है। अगर इसके अलावा कोई MCQs हमारे पास में हो जैसे बालोमर के लिए पूछ लेता है, पासर के लिए पूछ लेता है, तो उसके लिए फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा टेक्निकल रहता है। तो इसके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है जिसको आपने माइंड में रखना है। वो होता है कि जब भी हमने लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना है या मिनिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसका रिलेशनशिप होता है p² /
RH। तो ये कोई भी सीरीज़ हो उसके लिए आपको P की वैल्यू रिमेंबर होनी चाहिए, तो P की वैल्यू रिप्लेस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे लाइमन के लिए P की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1/RH, यानी कि बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन जाएगा। इसी तरह से बाल्मर के लिए P की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर 4/RH आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आप इसको ये वाला शॉर्टकट यूज़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में एमसीक्यू नंबर 46 है। इसमें कहता है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड इन बाल्मर सीरीज़ इज़। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी होगी यहाँ पे? अच्छा, इसमें ना वापस से वही वाला कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर शेल से लोअर शेल में, तो एक वेवलेंथ एमिट करेगा जो कि शॉर्टेस्ट भी हो सकती है और लॉन्गेस्ट भी हो सकती है। तो स्पेक्ट्रल सीरीज़ को कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास में वही होता है, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू 1/p² माइनस 1/n²। अब यहाँ पे ना अगर हम बाल्मर सीरीज़ की बात करें तो बाल्मर सीरीज़ के लिए P की वैल्यू हमेशा 2 होती है, और स्पेक्ट्रल सीरीज़ में जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम तब होती है जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नियरेस्ट ऑर्बिट में से ट्रांजिशन करेगा। जैसे अगर लोअर ऑर्बिट बाल्मर के लिए 2 होता है, तो 2 के जो सबसे करीब ऑर्बिट आएगा वो थर्ड वाला होगा। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए जब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को हम स्टडी करते हैं तो n की वैल्यू हमेशा p से 1 टाइम ग्रेटर होगी, यानी कि अगर p 2 के बराबर है तो n की वैल्यू आपके पास में 3 आ जाएगी। तो अगर इसको वहाँ पे सॉल्व करें तो ये एक बड़ा टेक्निकल सा काम होता है, तो हम इसको ये वाला लॉजिक लगा के सॉल्व नहीं कर सकते, तो मुश्किल हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो इसलिए हम यहाँ पर एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं जो होता है लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू NP² डिवाइडेड बाय N+P/RH। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए हमारे पास में जो n की वैल्यू है वो 3 है, p की वैल्यू हमारे पास में 2 है, ऊपर स्क्वायर आ गया और बटे में 3 + 2 RH। तो 3/2 6 और 6 का स्क्वायर 36 और 3 + 2 हो गया 5, 36/5 RH। तो हमारा जो अल्फ़ा ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है। तो ये शॉर्टकट इसको माइंड में रखिएगा, तो इससे आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो MCQ नंबर 47 में हमसे कहता है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ इज़ एसोसिएटेड विद लाइमन, पार्सन, बाल्मर या फिर ब्रैकेट सीरीज़। तो हमारे पास में ना जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो हमने कहा था लैम्डा मिनिमम हमेशा उस वक्त होता है जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी से ट्रांजिशन करके लोएस्ट शेल में आता है, और लैम्डा मिनिमम का शॉर्टकट हमने अभी देखा वो होता है p² डिवाइडेड बाय RH। तो अब देखो यहाँ पे p की वैल्यू जिसके लिए सबसे कम होगी, जो वेवलेंथ है उसकी सबसे कम आएगी, क्योंकि डायरेक्ट लिंक दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। तो अगर हम लाइमन सीरीज़ की बात करें तो लाइमन सीरीज़ के लिए p की वैल्यू सबसे कम होती है, यानी 1 होता है, तो उसके लिए जो वेवलेंथ है वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो अल्फ़ा बन जाएगा। और वैसे भी क्योंकि लाइमन सबसे ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, उसके लिए लोअर शेल हमेशा 1 होता है। तो इन्फिनिटी से जब भी हमारा ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहाँ पे जो वेवलेंथ एमिट होती है वो सबसे शॉर्ट रहती है। तो ये इसमें ऑप्शन बन जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास में MCQs है विच रेडिएशंस कैन नॉट बी जनरेटेड अंडर द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो कौन सी रेडिएशन जनरेट नहीं होती। अब यहाँ पे ना हमारे पास में बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। तो जब भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है लोअर शेल से हायर शेल्स के अंदर, तो वहाँ पर एक्स रेज तक हमारे पास जो लाइट है वो एमिट हो सकती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेज तक एमिट हो सकती हैं, लेकिन गैमा रेज वहाँ पर एमिट नहीं होती। अब गैमा रेज क्यों एमिट नहीं होती? क्योंकि गैमा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ये हमारे पास में हाईएस्ट एनर्जी फोटोन होता है, और ये सिर्फ तब एमिट होता है जब न्यूक्लियस की ट्रांजिशन होती है। तो जब न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन होती है, जब हमारा न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से डीएक्साइटेशन करता है, देन गैमा रेज एमिट होती हैं। बट एटॉमिक ट्रांजिशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर गैमा रेज जो हैं वो एमिट नहीं होती, ये सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लियर ट्रांजिशन के दौरान एमिट होती हैं। जब एक एलिमेंट या कोई न्यूक्लियस कंटिन्यूसली अल्फ़ा बीटा रेज को एमिट करता है तो उसकी एमिशन से वो एक्साइटेड हो जाता है, देन जब वो डी एक्साइट होता है तो हमारे पास में गैमा रेज एमिट करता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में MCQ नंबर 49 जो कि लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिज़िक्स का। इसमें से पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कौन सा जो यूनिट है वो रेडियो एक्टिविटी का नहीं है। तो अगर हम बात करें ना यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी की, तो बेसिकली इसके 3 यूनिट्स होते हैं।
सबसे पहला होता है बैक्यूरल, जो कि बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अगर 1 सेकंड में एक एलिमेंट डिसइंटीग्रेट करता है, टूटता है, तो जो रेडियो एक्टिविटी है वो 1 बैक्यूरल के बराबर होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DPS भी कहा जाता है, यानी कि डिके पर सेकंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। सेकंड होता है रदरफोर्ड, जो कि बराबर होता है 10⁶ DPS के। और थर्ड होता है क्यूरी, जो कि बराबर होता है 3.7 × 10⁻11 DPS। और सबसे जो बड़ा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का वो होता है क्यूरी, उससे छोटा होता है रदरफोर्ड, और सबसे छोटा यूनिट है बैकरल। तो हमारे पास में अल्फ़ा, बीटा और चार्ली ये तीनों रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स हैं, लेकिन डेल्टा जो है वो इसका यूनिट नहीं है, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। MCQ नंबर 50 है, विच वन इज़ द स्टेबल एलिमेंट इन द फॉलोइंग। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन सा है? तो हमारे पास में यहाँ पे जो लेड है ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 82 होता है एग्जैक्टली, और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर रखने वाला स्टेबल एलिमेंट है केमिकली एंड रेडियो एक्टिविटीली। तो ये रेडिएशंस को एमिट नहीं करता और ये स्टेबल एलिमेंट होता है। तो हर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है वो अनस्टेबल होता है, जैसे कि प्लूटोनियम है, प्रोटेक्टिनम है, रेडियम है। ये सारे के सारे हमारे पास में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन लेड हमारे पास में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता। तो अल्फ़ा जो है इसका राइट ऑप्शन है। तो MCQ नंबर 51 में हमसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन। जो रेडियो एक्टिविटी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिस्टम की फ़िज़िकल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करता, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, मॉइस्चर है, एट्सेट्रा। तो टेम्परेचर, प्रेशर और मॉइस्चर ये फ़िज़िकल स्टेट्स हैं जिस पर रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं करती। तो फिर ये डिपेंड किस पे करती है? तो हमारे पास में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्रैक्शन ऑफ द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, कि जो एलिमेंट हमने लिया है वो कितना प्रेजेंट है और कितना डिके कर चुका है। तो रेडियो एक्टिविटी उसकी रेशो पर डिपेंड करती है। फिर होता है टाइम, कि कितने टाइम के लिए हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, कितनी देर तक वो डिके करता रहेगा, या उसका हाफ लाइफ कितना है। एंड थर्ड हमारे पास में होता है नेचर। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि फटाफट से डिके होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डिके करने के लिए। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन उसने पूछा है कि किस पर डिपेंड नहीं करती, तो वो टेम्परेचर है, जो हमारे पास में गिवन ऑप्शन में अवेलेबल है। MCQ नंबर 52 है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर द सोर्स ऑफ गैमा रेज यूज्ड। तो ये हमारा बुक लाइन का एक MCQ है जो कि इन्फॉर्मेशन बुक में अवेलेबल है। तो गैमा रेज का सोर्स जो कि हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली कोबाल्ट 60 होता है। तो हमारा अल्फ़ा ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैम्पल प्रिडिक्ट्स अबाउट। तो हाफ़ लाइफ किस पर डिपेंड करती है, क्या प्रेडिक्ट करती है? तो ये बेसिकली हमारे पास में सिंपली डेफिनेशन है हाफ़ लाइफ की। तो हम जानते हैं हाफ़ लाइफ एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो टूट करके हाफ़ हो जाता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को हाफ़ लाइफ कहते हैं। तो गिवन ऑप्शन में से अगर हम देखें तो हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो राइट है, बिकॉज डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ हाफ नंबर ऑफ द एटम्स इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। फाइनली हमारे पास में जो लास्ट MCQ नंबर 54 है उसमें वो पूछता है कि क्यूरी इज़ द यूनिट ऑफ। क्यूरी किसका यूनिट है? तो ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर लिया है एक MCQs जिसमें हमने पढ़ा था यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो क्यूरी जो है वो हमारे पास में यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, और ये रेडियो एक्टिविटी का सबसे बड़ा यूनिट है जो कि बराबर होता है 3.7 × 10⁻10 DPS। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर वो बन गया अल्फ़ा। तो ये हमारी पूरी सीरीज़ थी MCQs की 2022 में आने वाले ETA के पेपर के। फाइनली इसमें अगर आपको कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। एंड सून हम एक नई वीडियो लेकर के फिर आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।